धूमधाम से कोकिला गोपी और प्रेम की शादी करवा के घर लाती है और उसका गृह प्रवेश करती है। अगले दिन गोपी सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर साड़ी पहन लेती है, साफ सफाई कर रसोई में लग जाती है। बहू, आज तेरी पहली रसोई है। हाँ माँ जी, खाना बन गया है, बस परोसती हूँ। गोपी नाश्ता लगाती है, तभी उमा कोकिला से मिलने आ जाती है। उमा को देखकर गोपी उसके पैर छूती है और उसे भी नाश्ता देती है। 2 दिन आए हुए हैं गोपी को, और इसने तो तेरा पूरा घर ही संभाल लिया है। इतनी देर से मैं देख रही हूँ, मजाल है कि घूंघट इधर से उधर सरक जाए। गोपी घर का पूरा काम कर प्रेम के साथ खेत पर चली जाती है, और खेत पर भी वो घूंघट करके ही काम करती है। ये सब देखकर पूरे गांव भर में गोपी को सभी घूंघट वाली बहू के नाम से बुलाने लगते हैं। शाम को घर लौटने वक्त कालू की नजर गोपी पर पड़ जाती है। ये नई आइटम कालू की नजर से कैसे बच गई? कालू गोपी के आगे पीछे करने लगता है। गोपी जल्दी जल्दी घर की ओर बढ़ने लगती है। मेरे पास आ मेरी रानी, गोरा बदन देख के आए मुंह में पानी। घूंघट हटा, जरा चांद से चेहरे को देखूं तो। ओए शराबी, एक हाथ मारूंगी ना, तेरे चेहरे का ढांचा ही बदल जाएगा। कल्लू हंसते हुए गोपी का घूंघट उठाने लगता है, तभी गोपी कल्लू को एक घूंसा पेट में मारती है। ये रेसलर का हाथ है, दोबारा मेरे या मेरे घर के आगे पीछे दिखाना तो जान से जाएगा। इतना कहकर गोपी चली जाती है और कल्लू कहता है, तूने कल्लू को धमकी दी, एक दिन तेरे घर की इज्जत खराब ना की तो कहना। दिन बीतने लगते हैं। एक शाम जब कोकिला प्रेम के साथ चाय पी रही थी, तब दरवाजे की बेल बजती है। आवाज सुनकर घूंघट लिए गोपी दरवाजा खोलती है। दरवाजे पे विक्रम और विकास को देखकर कोकिला और प्रेम की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। मुझे लगा बाहरी चकाचौंध में तुम दोनों खो गए हो और अपने घर नहीं लौट आओगे, लेकिन तुम दोनों ने मुझे गलत साबित कर दिया है। अब हम हमेशा यहीं रहेंगे माँ। तभी एनी और ईशा मिनी स्कर्ट टॉप में सामने आकर खड़ी हो जाती है। हमारा स्वागत नहीं करोगी सासू माँ? वो आप लोग में होता है ना, कलश एंड ऑल, जिसे लात मारकर बहू घर में जाती है। गवार लड़की, उसे गृह प्रवेश कहते हैं। ये तक नहीं पता कि कहाँ कैसे कपड़े पहनने हैं। जाओ पहले ढंग के कपड़े पहन कर आओ। आप हम दोनों को आने से रोक नहीं सकती है। अब ये हमारा भी घर है, हम यही रहेंगी। एनी और ईशा इतना कहकर मटकती हुई कमरे में चली जाती है। इधर गुस्से में लाल कोकिला विकास और विक्रम को खड़ी खोटी सुनाती है। तुम दोनों ने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, ऐसी फिरंगी बहू ले आए। गांव में सभी को पता चल जाता है कि विकास और विक्रम ने शादी कर ली है। बहू की मुंह दिखाई के लिए गांव की औरतें कोकिला के घर पहुंच जाती है। गोपी साड़ी और गहने लेकर एनी और ईशा के कमरे में जाती है और कहती है, ये कुछ जेवर और साड़ी है, नीचे कुछ औरतें आई हैं, साड़ी पहनकर घूंघट करके बाहर आ जाना। गोपी सभी को चाय नाश्ता करवाती है। इधर एनी और ईशा हंसते हुए शॉर्ट स्कर्ट और वन पीस पहनकर सबके सामने आ जाती है। दोनों को देखकर औरतें आपस में बातें करने लगती है। ऐसे कपड़े टीवी में देखा था ऐसा, एक बहू घूंघट में रहती है और बाकी दोनों आधी नंगी, इनकी मुंह दिखाई ही क्या होगी। सभी जाने लगती है। तभी एनी कहती है, लेडीज कहाँ चली, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कोकिला एनी की तरफ बढ़ती है, तभी ईशा उसे टांग अड़ाकर गिरा देती है। एनी और ईशा हंसने लगती है और एनी शैंपेन की बोतल खोलती है और तेज सॉन्ग लगाकर नाचने लगती है। गोपी गुस्से में एनी को एक तमाचा लगाती है और सभी औरतें अपने घर चली जाती है। देहाती कहेगी, तुम ये सब नहीं पहन सकती हो तो हमसे चल रही हो, तुम्हें तो मैं तुम्हारी औकात दिखा कर रहूंगी। ईशा और एनी उसी तरह गांव में निकल जाती है। घूमती फिरती है, गांव भर के लोग उन्हें देखते हैं। पूरे गांव में दोनों फिरंगी बहू छा जाती है। उधर गांव की औरतें कल्लू से परेशान आपस में बातें करती है। ये नास पिटा कल्लू मरता भी नहीं है, इसके कारण घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। आग लग जाए इसे, इतनी बड़ी महामारी कोरोना से भी बच गया, जीना ही हराम हो गया है हमारा तो। उधर अगले दिन ईशा घर में नॉन वेज मंगवा लेती है। तुम दोनों ने तो हमारा जीना ही हराम कर दिया है,
जिस घर में आज तक प्याज लहसुन भी नहीं बने, उस घर में तुम दोनों ने नॉनवेज मंगवाया। अब मेरे घर से निकल जाओ। भोली सासू मॉम, हमें निकालने की कोशिश की तो आपको जेल की चक्की पीसनी पड़ जाएगी। दुखी होकर गोपी और कोकिला खेत पर चले जाते हैं। उधर कल्लू को जिस मौके की तलाश रहती है वो उसे मिल जाता है और वो गोपी के घर पहुंच जाता है। गेट की बेल की आवाज सुनकर एनी बिक्री में ही दरवाजा खोलने चली जाती है। एनी को देखकर कल्लू की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेता है। ऐसा आइटम तो आज तक नहीं देखा। देसी माल के चक्कर में विदेशी माल छूट जाता। ये टुक टुक क्या देख रहे हो? कभी लड़की नहीं देखी है क्या? लड़की तो बहुत देखी है, लेकिन पटाखा आज पहली बार देखने को मिला है। मेरे पास अब मेरी रानी, गोरा बदन देख के मुंह में आए पानी। कल्लू एनी को छूने की कोशिश करता है, तभी एनी उसे तमाचा मारकर अंदर चली जाती है। कल्लू गुस्से में आग बबूला हो जाता है। कब तक बचेगी इस कालू से? दिन यूं ही बीतने लगते हैं। ईशा और एनी की हदें दिन बर दिन बढ़ती ही जाती है। एक दिन ईशा कहती है, एनी, यहाँ तो स्विमिंग पूल भी नहीं है। कहीं इस छोटे से बाथरूम में नहाकर मेरा मन नहीं भरता है। ठीक कहा तूने, कल मैंने एक तालाब देखा था। चल वही चलकर नहाते हैं आज। दोनों तालाब पर नहाने चली जाती हैं। सुबह पहले दोनों को स्विमिंग कॉस्ट्यूम में घर से जाता देख कोकिला और गोपी उनका पीछा करती है। तालाब पहुंचकर दोनों अपने बाथिंग टॉवल और कपड़े तालाब के किनारे पर रखकर पानी में उतर जाती है और मजे करके एक दूसरे पर पानी फेंकने लगती है। स्विमिंग पूल की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये तालाब इतना खराब भी नहीं है। इतने में ही कल्लू वहां आ जाता है और उन दोनों को नहाते देख अपने कुछ साथियों को फोन करके बुला लेता है और उनके कपड़े उठा लेता है। हमारे कपड़े दो। ये तो अब तुम्हें तभी मिलेंगे जब तुम मेरे पास आओगी। मेरे पास आओ मेरी रानी, गोरा बदन देख के मुंह में आए पानी। कल्लू के कुछ दोस्त वहां आ जाते हैं और कहते हैं, इन हसीनाओं के साथ नहाने का मजा ही कुछ और है। सब पानी में कूद जाते हैं। ईशा और एनी अपनी इज्जत बचाती हुई पानी से बाहर आ जाती है। तभी पीछे से कल्लू एनी के हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है। ईशा उसे बचाने की कोशिश करती है, तभी बाकी दोस्त भी आकर ईशा को भी पकड़ लेते हैं। ये सब देखकर कोकिला और घूंघट किए हुए गोपी उन लोगों को डंडे बरसाने लगते हैं। डंडे की मार से सब भाग खड़े होते हैं। गोपी दोनों को टॉवल देती है। रोती हुई ईशा कहती है, मैंने आपके साथ इतना बुरा किया और आपने मेरी मदद की। मुझे माफ कर दो भाभी। यही तो हमारी संस्कृति है, अपने अपनों के लिए जान भी दे सकते हैं। तुम दोनों ने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। जरूरी नहीं है कि छोटे कपड़े पहनकर ही इंसान मॉडर्न और पढ़ा लिखा दिखता है। गोपी बहू भी तो है जो रेसलर रह चुकी है। उसे भी टीवी में काम करने के कई ऑफर आए हैं। 1-2 ऐड तो उसने किया भी है, लेकिन घर में तो वो एक बहू की तरह ही रहती है ना। माँ जी भी अपने समय की मॉडल रह चुकी है। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, अब हम समझ गए हैं। मॉडर्निटी सोच में होनी चाहिए, कपड़ों में नहीं। अब एनी और ईशा भी गोपी की तरह ही साड़ी पहनती हैं और घूंघट कर लेती है। अपनी तीनों बहू को घूंघट में देखकर कोकिला कहती है, आज मेरी जिम्मेदारियां पूरी हो गई है। अब मैं आराम से तीनों बहुओं को सब सौंप कर चारों धाम की यात्रा पर जा सकती हूँ। कटहल का अचार बेचने वाली सास बहू। अचार ले लो अचार, सास की तरह तीखा, ननद की तरह मसालेदार। एक बार खाकर देखो, बनाओ खाना लज्जतदार। अचार ले लो अचार। अरे इंद्राणी, मेरा बेटा अमेरिका से आया है, पर तेरे पिछले साल के कटहल के अचार का स्वाद नहीं भूला। लो जी, कर लो बात। यूं ही भूल गए तो फिर इंद्राणी के अचार में मजा ही क्या। मैंने भी तो कटहल का अचार डाला है। मयंक से कहो मेरे हाथ का भी चक्कर देखे। अरे नाना गीता, ऐसी कोई बात ना है। मैंने तो खुद ही कटहल का अचार बनाया है, लेकिन ये मयंक है ना, उसे किसी के हाथ का अचार अच्छा ही नहीं लगता। दैया रे दैया, वाह रे हमरे मयंक भैया। अरे 1-2 दिन में अचार भिजवा दूंगी, कह देना उससे। इंद्राणी चाची के होते चटकारे लेने में कमी ना होगी। सुरभि की पड़ोसन गीता अपने पति से कहती है, अपनी बेटी के लिए मयंक का रिश्ता बहुत अच्छा है जी।
जाना सुना लड़का है और कोई मांग भी नहीं। अरे मयंक कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में जनरल मैनेजर है। वो भला मध्य वर्गीय लड़की से शादी क्यों करेगा? अरे मोरी मैया, इसका मतलब तुमने अब तक अपनी पत्नी को समझा ही नहीं। इस मयंक को तो मैं अपना ही दामाद बनाऊंगी। हाँ। अगले दिन इंद्राणी अपनी बेटी स्मृति के हाथ अचार भिजवाती है। स्मृति काफी खूबसूरत और पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की होती है। अरे ये तो बहुत सुंदर है, इसका पत्ता काटना होगा वरना रागनी का पत्ता ही कट जाएगा। अरे कहाँ जा रही हो? माँ ने अचार भिजवाया था काकी, वही देने जा रही हूँ। अच्छा ला ला, मैं दे दूंगी, मुझे दे दे। गीता अचार में बहुत सारी मिर्च और नमक मिला देती है, फिर बाहर आकर बोलती है, अरे ओ स्मृति, तू ही ले जा। अभी याद आया, मुझे तो थोड़ा काम है। ले जा। कोई बात नहीं काकी, मैं ही ले जाती हूँ। स्मृति सुरभि के घर पहुँचती है। सुरभि काकी, कहाँ है आप? माँ ने अचार भिजवाया है, कहाँ रख दूँ? अरे कौन है? अच्छा स्मृति, अरे मयंक स्टडी में बैठा होगा, उसके हाथ में अचार दे आ, वरना मेरा सर खा जाएगा वो। स्मृति स्टडी रूम के अंदर जाती है और दूसरी तरफ से मयंक बाहर आ रहा होता है। दोनों टकराते हैं और अचार का कुछ मसाला मयंक की शर्ट पर गिर जाता है। इस तरह घर में क्यों घुसी चली आ रही हो? मेरी पूरी शर्ट गंदी कर दी। अब मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो सिर्फ ये कटहल का अचार देने आई थी। अब सॉरी। कटहल का अचार? जरा देखूं। ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल जहर है, जहर। क्या हो गया काकी को? इसे खाना असंभव है, वापस ले जाओ। अब हाँ, मैं माँ को बता दूंगी, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। अब मयंक की नजर सहमी हुई स्मृति पर पड़ती है और वो उससे नजर नहीं हटा पाता। मैं स्मृति हूँ, आई एम वेरी सॉरी कि मेरी वजह से आपकी शर्ट गंदी हो गई। अरे नहीं आई एम सॉरी, एक्चुअली मैंने देखा नहीं, गलती मेरी है, मैं चलता हूँ। स्मृति की साड़ी का पल्लू मयंक के गले से छू जाता है। उसकी गंभीरता को देखकर मयंक उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। मयंक बेटा, चल तेरे लिए खाना परोस देती हूँ, अब अपना फेवरेट अचार भी खा लेना। हाँ? माँ अचार बहुत ही तीखा है, मैं नहीं खा सकता। वैसे भी उसके मसालों से मेरी शर्ट बर्बाद हो गई। ये जरूर स्मृति की गलती होगी। इस लड़की को ना जाने कितना गुरूर है। ऐसा क्यों कह रही हो माँ, क्या हुआ? पूरे शरीर से अचार के मसाले की बदबू आती है, पर नखरे ऐसे हैं जैसे कोई राजकुमारी हो। लेकिन माँ वो बहुत सुंदर है, वो किसी राजकुमारी से कम भी नहीं है। मयंक की बात सुनकर सुरभि को स्मृति से जलन होने लगती है। कहीं मयंक को स्मृति पसंद तो नहीं आ गई है। हे भगवान, क्या अचार वाली की बेटी मेरी बहू बनेगी अब? नाग पंचमी के मेले में मयंक मन बहलाने जाता है, जहाँ उसे स्मृति दिखाई देती है। चुपचाप वो उसकी ओर देखते हुए सोचने लगता है, इतनी प्यारी लड़की है, उसके चेहरे पर कितना भोलापन है, जरा सा छल कपट भी नजर नहीं आता। बात करके देखता हूँ। अरे आप देखिए, खूबसूरत लड़कियों को मेले में अकेले नहीं घूमना चाहिए। अब जी ऐसी बात नहीं है, वो तो बस यूं ही माँ के साथ आई हूँ। अरे तो आप मेला घूमने नहीं आई हैं? जी, वो आपको माँ के हाथ के बनाए अचार पसंद है ना, खासकर कटहल का अचार। जब अचार बनाने वाले के हाथ आपकी तरह मसालेदार होंगे तो अचार तो मजेदार बनेगा ही। मुझे अचार वाली भी पसंद है। आप वो माँ ने यहाँ पर अचार की दुकान लगाई है, आप आइए ना। कटहल के तो कई तरीके के अचार हैं, सूखा अचार, मसाले वाला अचार, अचार खट्टा मीठा अचार, मेरा मतलब खट्टा मीठा अचार, कटहल का अचार। आओ आओ बाबूजी, तुम्हारे कदम बहुत शुभ हैं। मुझे अभी अभी अचार का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। हाँ चाची, तुम्हारे घर तो लक्ष्मी जैसी बेटी है, लक्ष्मी तो आएगी ही। स्मृति पर अपना प्रभाव डालने के लिए मयंक कई तरह के अचार खरीद लेता है और कहता है, अरे चाची तुम इतना स्वादिष्ट अचार बनाती हो, अमेरिका में मैं इनके बिना कैसे रहूंगा? अरे तो इसमें क्या बात है बिटवा, ब्याह कर लो, तुम्हारी दुल्हनिया को भी सिखा दूंगी।
फिर खाते रहना अचार अमेरिका में। मयंक घर पहुंचता है और उसके हाथ में इतने सारे अचार देखकर सुरभि को अंदाजा हो जाता है कि दाल में कुछ काला है। वो कहती है, ये क्या, तू तो कटहल के सिवा कोई अचार खाता ही नहीं, फिर इतने अचार क्यों ले आया है? अरे माँ, मैं तो तुम्हारे लिए अचार वाली भी लाने वाला हूँ, तू बस हाँ कह दे। क्या बकवास कर रहा है, मैं समझी नहीं कुछ। सुरभि घर के दरवाजे पर सर पकड़कर बैठ जाती है। गीता पूछती है, क्या हुआ भाभी जी, ऐसे क्यों बैठी हो? सब ठीक तो है ना? मेरा तो दिल घबराने लगता है तुम्हें उदास देखकर। अरे क्या बताऊं, जिसका डर था वही हुआ। मुझे तो लगता है मयंक का दिल उस अचार वाली की बेटी पर आ गया है। हाय राम, क्या कह रही हो भाभी जी? मैंने तो पहले ही कहा था मयंक का रिश्ता मेरी रागिनी से कर दो, नाक तो कटने से बच जाएगी कम से कम। सुरभि 2 दिनों के बाद मयंक से कहती है, बेटा मैं बूढ़ी हो गई हूँ अब, क्या भरोसा मेरी जिंदगी का अब। ऐसा मत बोल माँ, तेरे सिवा मेरा कोई भी नहीं है, तू तो मेरा भगवान है। अगर तू सच बोल रहा है तो फिर रागिनी से शादी कर ले बेटा। माँ तुम जानती हो ना मैं स्मृति से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन ये तो बता, रागिनी में ऐसी क्या कमी है? दूर क्या जाना माँ, बस इतना ही बता दो, क्या रागिनी स्मृति की तरह अचार बना सकती है? देख मयंक, अगर यही बात है तो रागिनी और स्मृति दोनों की अचार बनाने की प्रतियोगिता करवा देते हैं। हाँ, सुरभि और गीता अचार बनाने की प्रतियोगिता रखती हैं, जिसमें रागिनी और स्मृति दोनों ही भाग लेती हैं। देख गीता, अब तुझे ही संभलना होगा। अगर रागिनी की शादी मयंक से कराना चाहती है तो स्मृति को प्रतियोगिता जीतनी नहीं चाहिए। स्मृति बेटा, इधर आ जरा, अपना अचार तो टेस्ट करा। इसमें तो मिर्च बहुत कम है, नमक भी बढ़ाना होगा। चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरी मदद करने के लिए। बार बार ऐसा करके गीता स्मृति का अचार बिल्कुल खराब करवा देती है, जिसके कारण रागिनी प्रतियोगिता में जीत जाती है। लो, हो गया दूध का दूध, पानी का पानी। ये है अंगूठी और इसी समय रागिनी के हाथ में पहना दे बेटा। मयंक मजबूरी में रागिनी के हाथ में अंगूठी पहना देता है। माँ मैं 6 महीने के लिए शहर जा रहा हूँ, मुझे एक नए सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग लेनी है। अब तो तुम्हारी देखभाल के लिए रागिनी भी है, अपना ध्यान रखना। मयंक अपना बैग उठाकर घर से चला जाता है। मयंक के जाने के कुछ दिनों बाद इंद्राणी स्मृति के साथ सुरभि के घर के सामने से गुजरती है। क्यों इंद्राणी, आजकल अचार बेचने नहीं आती हो? अरे क्या बताऊं भाभी जी, मयंक लल्ला तो हमारे लिए बड़े ही शुभ हैं। उनके पैर रखते ही हमें 50 किलो अचार बनाने का ऑर्डर मिला है। 50 किलो? अरे अकेले भला इतना अचार कैसे बना पाएंगी आप? ना ना भाभी, तुम नहीं जानती, मैं तो बस अचार में मसाला मिलाती हूँ, पूरी नाप तोल तो वही करती है। तभी इंद्राणी का फोन बजने लगता है। हेलो, हाँ, क्या कहा? आप दादी अम्मा अचार कंपनी से बोल रहे हैं? अच्छा, आपको हमारे कटहल का 40 किलो अचार चाहिए, वो भी 15 दिन के अंदर। इंद्राणी हाथ जोड़कर जल्दी जल्दी बाजार की तरफ जाने लगती है। तभी सुरभि का बदन कांपने लगता है और उसे तेज बुखार आ जाता है। अरे काकी, क्या हुआ आपको? आप तो कांप रही हैं। आपका शरीर तो तप रहा है, लगता है बहुत तेज बुखार है। आप मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ चलिए। नहीं बेटा, मेरी होने वाली बहू रागिनी पास ही रहती है, उसे बुला लूंगी, तुम बस मेरा फोन लगा दो। इंद्राणी फोन लगाकर सुरभि को दे देती है और उसे घर में ले जाती है। हेलो बेटा रागिनी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, शरीर कांप रहा है और तेज बुखार भी लगता है। मुझे डेंगू हो गया है, मयंक भी घर पर नहीं है, क्या तुम आ सकती हो अभी? रागिनी फोन काट कर अपनी माँ से कहती है, ये क्या माँ, मैं किसी की नौकरानी बनने नहीं जा सकती। तुम तो कहती थी मयंक से शादी करके मैं अमेरिका चली जाऊंगी और रानी की तरह राज करूंगी, और यहाँ देखो नौकरानी बन गई हूँ मैं। अरे तू चुप रह, मैं बात करती हूँ। हेलो, हाँ सुरभि बहन,
रागिनी आने के लिए तैयार हो रही थी अब कि अचानक ही उसका पैर फिसल गया। मेरी कमर में भी बहुत दर्द है, वरना मैं ही आ जाती। आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती, मैं यहीं रहकर आपकी सेवा करूंगी। मैंने तो तेरे साथ प्रतियोगिता में कितनी नाइंसाफी की, फिर भी तू मेरी सेवा करना चाहती है। मैं वो सब भूल चुकी हूँ चाची। इंसानियत से बड़ा कुछ भी नहीं होता। नहीं नहीं, कितनी मेहनत करने के बाद अब तुम्हारे पास अचार के ऑर्डर आए हैं। तुम अपने ऑर्डर पूरे करो, जाओ। जब तक मयंक बाबू घर वापस नहीं आ जाते, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कहीं नहीं जाएंगे हम। अरे हम पड़ोसी हैं, कोई दुश्मन थोड़ी हैं। स्मृति सुरभि की बहुत सेवा करती है, लेकिन रागिनी उसे एक भी दिन देखने नहीं आती। कुछ दिनों बाद घर के बाहर कार रुकती है। अरे कहाँ हो बहन? मुझे 10 लाख का चेक मिला है। अचार कंपनी की तरफ से बाजार में हमें एक बड़ा शोरूम दिया गया है। हमारी तो किस्मत ही बदल गई बहन। इंद्राणी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैं तुमसे एक छोटी सी चीज मांगना चाहती हूँ। अपनी स्मृति को मेरी बहू बना दो बस। इंद्राणी को विश्वास नहीं होता। सुरभि उसे गले लगा कर कहती है, अरे मेरी अचार वाली, आज से तू समधन हुई। आज के बाद मेरे यहाँ आने वाले अचार सबसे ज्यादा चटपटे होने चाहिए, समझी? अरे अचार वाली सासू माँ, सब कुछ भूल जाना, पर मेरे कटहल का अचार पैक करना मत भूलना, क्योंकि कटहल के अचार नहीं तो मेरे जीवन में चटपटे स्वाद भरे हैं। और इसी तरह से सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।